एक किडनी फेलियर पेशेंट के लिए सबसे बड़ी समस्या क्या होती है? क्रिएटिनिन का बढ़ते रहना। मगर एक किडनी फेलियर का पेशेंट इस क्रिएटिनिन को समझने की कभी कोशिश ही नहीं करता। उसको लगता है कि क्रिएटिनिन जो है वो बीमारी है, बट क्रिएटिनिन कभी भी बीमारी नहीं होता। ये हर किसी के शरीर में बनता है, हर मांसपेशियों में बनता है। आपका शरीर और मेरा शरीर में कोई फर्क नहीं है, दोनों के शरीर में उतना ही क्रिएटिनिन बनता है। मगर एक किडनी फेलियर का पेशेंट इस बात को नहीं पहचान पाता, नहीं समझ पाता। क्रिएटिनिन को समझने की कोशिश अगर एक पेशेंट कर लेता है किडनी फेलियर का, और अपनी किडनी फेलियर कंडीशन को और अच्छी तरीके से समझ जाता है, तो वो अपने क्रिएटिनिन को कंट्रोल कर सकता है, वो अपनी किडनी की फंक्शनिंग पे काम कर सकता है। मगर कोई हमें बताता ही नहीं, कोई हमें समझाता ही नहीं। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें दवाइयाँ लिख के दे देता है और उनसे हम खाते रहते हैं और उम्मीद करते हैं कि उससे हमारा क्रिएटिनिन डाउन हो जाएगा, मगर ऐसा होता नहीं है, वो बढ़ता चला जाता है। तो सबसे पहले जरूरी हो जाता है किसी भी किडनी फेलियर पेशेंट के लिए समझना कि ये क्रिएटिनिन आ कहाँ से रहा है, कहाँ बन रहा है क्या। तो क्रिएटिनिन जो है वो एक टाइप का वेस्ट मटेरियल होता है, प्रोटीन है जो कि हमारी मांसपेशियों में बनता है। यानी एक नॉर्मल इंडिविजुअल में, एक हेल्दी इंडिविजुअल में और एक किडनी फेलियर के पेशेंट में क्रिएटिनिन की जो उत्पादन है, जो प्रोडक्शन है, वो बराबर होती है, ऑलमोस्ट बराबर होती है। अब सिर्फ फर्क ये होता है कि किडनी जो उसका काम है खून को साफ करके क्रिएटिनिन को बाहर निकालना, वो नहीं कर पा रही। जब क्रिएटिनिन की मात्रा बढ़ती है तो उससे हम आइडिया लगाते हैं कि किडनी कितना फेल हो रही है। छोटे से एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। मान लो कि आप ऑफिस में काम करते हो और रोज आपके पास फाइलें आती हैं जिनको आपने क्लियर करना होता है। अब आप कुछ दिन ऑफिस नहीं जाते तो क्या देखते हो, टेबल पर जाकर एक पहाड़ लग गया, एक बंडल स्टैक लग गया। अब आपका बॉस आता है, वो देखता है कि अरे इतनी सारी फाइलें हैं, इनको क्लियर क्यों नहीं किया गया। तो बॉस को क्या लगता है कि अगर ये फाइलें इकट्ठी हो रही हैं तो हो सकता है कि आप ऑफिस नहीं आ रहे थे, है ना। तो हमने क्या किया, हमने कितनी फाइलें इकट्ठी हुई हैं उससे आइडिया लगा लिया कि कितनी छुट्टी आपकी हुई है। इसी तरह से हम शरीर के अंदर बढ़ते हुए क्रिएटिनिन लेवल को देख के आइडिया लगा लेते हैं कि किडनी कितना काम कर रही है। यानी किडनी का काम क्या है, खून को साफ करना और क्रिएटिनिन को बाहर निकालना। अगर शरीर में क्रिएटिनिन इकट्ठा हो रहा है तो किसके बारे में बता रहा है, वो किडनी फेलियर के बारे में बता रहा है। क्रिएटिनिन खुद में कोई बीमारी नहीं है, बट इसका बढ़ता हुआ लेवल बीमारी है। वो बीमारी क्या है, किडनी फेलियर। तो सबसे पहले फर्क को समझो कि क्रिएटिनिन के पीछे नहीं भागना, क्योंकि पूरी दुनिया, पूरे सारे के सारे पेशेंट क्रिएटिनिन को डाउन करने में लगे हुए। क्रिएटिनिन को काम करने के लिए बहुत सारी अलग अलग चीजें करते हैं और हर जगह वो फेल होते हैं। जिस दिन एक पेशेंट और एक डॉक्टर किडनी पे काम करना शुरू करते हैं, किडनी फंक्शनिंग पे काम करना शुरू करता है, तो रिजल्ट्स बदल जाते हैं। क्योंकि किडनी की फंक्शनिंग बढ़ाना यानी क्रिएटिनिन को शरीर से ज्यादा बाहर निकालना और उसका लेवल का अपने आप डाउन होना। क्योंकि क्रिएटिनिन को डाउन करने के बहुत सारे तरीके हैं। वो डाइट से भी हो जाता है, वो कुछ छोटी छोटी प्रिकॉशन लेने से भी डाउन हो जाता है, मगर किसी में हमें फायदा होता है तो हमें किसी में नुकसान होता है। इसी वीडियो में मैं आपको आगे समझाऊंगा कि हमने किस तरह से अपने क्रिएटिनिन को डाउन करना होता है एक किडनी फेलियर पेशेंट में। क्योंकि एक पेशेंट जब डॉक्टर के पास जा रहा है, वो अपनी रिपोर्ट दिखाता है कि मेरा क्रिएटिनिन का लेवल 4 हो गया। डॉक्टर उसको बीपी की मेडिसिन, डायबिटीज की मेडिसिन, विटामिन डी, कैल्शियम सब देता है, मगर क्रिएटिनिन को कंट्रोल करने की कोई मेडिसिन नहीं है, वो साफ बोल देता है। मगर किडनी फेलियर को रोकने की भी मेडिसिन नहीं है, ये नहीं बताता। वो ये नहीं कहता कि मैं जो आपको दवाइयां दे रहा हूं इसमें किडनी की कोई भी दवाई नहीं है। आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं होगा ना। आप एक छोटा सा काम करो, अपना प्रिस्क्रिप्शन निकालो, जो आप मेडिसिन खा रहे हो उसे खुद ब खुद, उसकी जो सॉल्ट होते हैं ना, उसे गूगल पे खुद ब खुद सर्च करो। एक एक मेडिसिन को खुद ब खुद सर्च करना स्टार्ट करोगे ना, तो बहुत ज्यादा असलियत सामने आनी शुरू हो जाती है कि कौन सी दवाई मेरे पे किस तरह से काम करती है। क्या वो मेरी किडनी पे काम करती है, क्या वो किडनी की फंक्शनिंग को बढ़ाती है, क्या वो बीपी को कंट्रोल करती है, क्या वो शुगर को कंट्रोल करती है, क्या वो कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन है, क्या कोई मल्टीविटामिन है। अब कोई पेशेंट ये सोचता है कि मैं अगर खा लेता हूं बीपी की दवाई या मल्टीविटामिन खा लूंगा उससे मेरी किडनी ठीक हो जाएगी, तो ऐसा तो कभी हो नहीं सकता ना। मल्टीविटामिन खाने से ताकत आएगी, कैल्शियम खाने से हड्डियां मजबूत होंगी, मगर किडनी की फंक्शनिंग नहीं बढ़ेगी। तो सबसे बड़ी समस्या किडनी फेलियर के पेशेंट के लिए यही होती है कि उसके लिए कोई स्पेसिफिक मेडिसिन का अवेलेबल एलोपैथी में ना होना, और डॉक्टर हमें इन बातों के बारे में बताता नहीं है। तो हमें सबसे जरूरी हो जाता है कि हमें अपने शरीर को समझना जरूरी हो जाता है। किडनी को बनावट देखो, किडनी इसकी जो बनावट है वो ऊपर से आपको लगता है कि हाँ वो एक बीन शेप ऑर्गन है, मगर उसकी गहराई में जाकर देखोगे तो उसके अंदर बहुत अच्छी ब्लड सप्लाई होती है। ब्लड एक तरफ से एंटर करता है, बोमन कैप्सूल में जाता है और दूसरी तरफ से निकल जाता है, और इस प्रोसेस के अंदर ही
उसमें से वेस्ट मटेरियल अलग हो जाता है। तो अगर हमने किडनी फेलियर को समझना है, किडनी फेलियर पेशेंट क्रिएटिनिन डाउन करना है, तो उससे पहले उसकी जड़ पर जाके देखना पड़ता है, क्योंकि किडनी फेलियर अपने आप कभी भी नहीं होता। आप बैठे हुए और सडनली हो गया, ऐसे कभी भी नहीं होगा। आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि आपकी किडनी को सबसे बुरी चीज क्या लग रही है, क्या चीज उसको नुकसान पहुंचा रही है। कहीं वो बीपी तो नहीं, कहीं वो शुगर तो नहीं। तो सबसे पहला काम आपने करना है, अपने आप को इवैल्यूएट करो कि मेरा बीपी बढ़ा रहता है क्या, मेरी शुगर बढ़ी रहती है क्या। अगर मेरा बीपी बढ़ा रहता है और मैं किडनी फेलियर का ट्रीटमेंट कर रहा हूं, तो क्या वो सक्सेस होगा? क्योंकि किडनी को तो खराब तो बीपी ने किया था और हमने उस बीपी को ही छोड़ दिया। अब हम जो मर्जी मेडिसिन कर लें, हाई बीपी की वजह से किडनी खराब होती रहेगी। इसी तरह से अगर आपको डायबिटीज है और आपकी हाई डायबिटीज की वजह से आपकी किडनी को नुकसान पहुंच रहा है और आप ये सोचे बैठे हो कि डायबिटीज को कंट्रोल किए बिना मैं अपनी किडनी को रिवाइव कर लूंगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर आपने कुछ काम किया, आपने कुछ मरम्मत की किडनी के अंदर, हाई शुगर से खराब कर डालेगी। तो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है उस बीमारी को चुन के निकालना जिससे आपकी किडनी खराब हो रही है। और ये बहुत मुश्किल काम नहीं होता, कुछ नहीं करना होता, बस आपने अपनी हिस्ट्री देखनी होती है कि मुझे क्या कौन सी बीमारी लंबे टाइम से चलती हुई आ रही है, क्या वो बीपी है, क्या वो शुगर है। एक बार आप इस बीमारी को पकड़ लेते हो कि हाँ मेरी किडनी शुगर से खराब हो रही है, तो उस पर काम करना बहुत आसान हो जाता है। क्यों आसान हो जाता है उसको समझने की कोशिश करना है, क्योंकि अगर आपको पता है कि आपकी किडनी शुगर से खराब हुई है, तो शुगर का जो लेवल है मुझे बस 200 से नीचे रखना है। चाहे मुझे उसके लिए इंसुलिन लेना पड़े, चाहे मुझे उसके लिए कोई मेडिसिन ले, बस कीमत ये है कि मुझे उसे 200 से नीचे रखना है। कितना मुश्किल काम है ये। उसके लिए हो सकता है कि हमें थोड़ा सा डाइट में चेंज करना पड़े, हो सकता है हमें थोड़ी सी अपनी जो लाइफस्टाइल है उसे चेंज करना पड़े, थोड़ी सी हमें मेडिसिन का साथ लेना पड़े, मगर अगर हम सारी चीज़ों को साथ करते हैं तो हमारी डायबिटीज को हम आराम से कंट्रोल कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हम बीपी के बारे में बात करें, अगर बीपी बढ़ा रहेगा, किडनी खराब होती रहेगी, आप जो मर्जी कर लीजिए, आपकी किडनी को कोई नहीं बचा सकता। तो हमें सबसे पहला काम ये करना है कि अपनी बीपी को 120-80 की रेंज के आसपास लेकर आना है। हो सकता है कि वो पूरा का पूरा बराबर ना है, थोड़ा सा ऊपर रहे, बट हमें एक ऐसे लेवल पे लेकर आना पड़ेगा जहां पे किडनी कंफर्टेबल हो, किडनी को उससे किसी टाइप का नुकसान ना हो। क्योंकि अगर हम ये नहीं करते और हम चाहेंगे कि क्रिएटिनिन डाउन करना, कभी भी नहीं होगा, क्योंकि बीपी की वजह से किडनी को नुकसान पहुंचता रहेगा और जैसे जैसे नुकसान पहुंचेगा किडनी अपने फंक्शन को खोती रहेगी और क्रिएटिनिन की मात्रा बढ़ती चली जाएगी। और ये कहीं ना कहीं सारे पेशेंट जानते हैं, अंदर से जानते हैं, बस मानते नहीं है। हर इंसान, हर पेशेंट हर छोटे रास्ते को ढूंढने की पसंद करता है कि मुझे बस छोटा सा रास्ता मिल जाए, मैं कोई दवाई खा लूं और मेरा क्रिएटिनिन डाउन हो जाए, और ऐसा कभी होता नहीं है। तो हमें अगर क्रिएटिनिन को खून के अंदर कम करना है तो एक ही रास्ता है, किडनी की फंक्शनिंग बढ़ाकर पेशाब के रास्ते उसको ज्यादा निकालना शुरू कर दो। मगर काम तो किडनी ने करना है और किडनी ढंग से काम कर नहीं रही, तो हमें किडनी की फंक्शनिंग पे काम करना पड़ता है, क्योंकि किडनी एक ऐसा ऑर्गन है जो अपने फंक्शंस को बढ़ा सकता है। विश्वास नहीं हो रहा? छोटा सा एग्जांपल देता हूं, उसके बाद मुझे बताना कि ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता। जब एक पेशेंट की किडनी स्टोन की वजह से या पस पड़ जाने की वजह से खराब होती है ना, डॉक्टर्स को निकाल के ना अलग कर देते हैं। अब 2 में से बच गई एक किडनी। अब एक किडनी होने के बावजूद भी उस पेशेंट के अंदर क्रिएटिनिन नहीं बढ़ता। भाई 2 से 1 हो गई, फंक्शन 50% हो गए, तो क्रिएटिनिन को थोड़ा सा बढ़ना चाहिए था ना, बट ऐसा होता नहीं है, क्योंकि किडनी अपने फंक्शंस को बढ़ा लेती है, काम करने की क्षमता को बढ़ा लेती है। यानी काम की क्षमता को बढ़ाना जरूरत के हिसाब से ये किडनी की ताकत है। क्या इस ताकत को हम कभी इस्तेमाल करते हैं? कभी किडनी फेलियर पेशेंट में हमने कोशिश की कि किडनी की फंक्शनिंग बढ़े, क्रिएटिनिन डाउन हो जाए और किडनी खराब होनी बंद हो जाए? तो हमें सबसे पहला काम किसी भी किडनी फेलियर पेशेंट में ये करना होता है कि उस बीमारी जिसकी वजह से किडनी खराब हो रही है उसको निकालो। और दूसरा सबसे बड़ा काम ये करना होता है कि किडनी के अंदर जो हिस्सा ठीक ठाक है उसे ठीक ठाक रखते हुए उससे ज्यादा काम लेना, क्योंकि फंक्शनिंग बढ़ेगी, क्रिएटिनिन की क्लियरेंस बढ़ेगी, यूरिन रास्ते ज्यादा निकलेगा, और क्या हमें यहाँ क्या मिलेगा कि हमारा क्रिएटिनिन लेवल लो होना शुरू हो गया। और ये बहुत जरूरी है हर किडनी फेलियर पेशेंट के लिए, इसलिए हमें बहुत चीजें करनी पड़ती हैं। सिर्फ मेडिसिन से काम नहीं बनता, आपको अपनी डाइट का भी ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि शरीर में जो भी गंदगी जा रही है उसमें बड़ा हिस्सा होता है कि हम क्या खा रहे हैं और क्या नहीं खा रहे। अगर हम सही ढंग से खाना नहीं खाएंगे तो क्या होगा, गलत खाना खाएंगे तो क्या होगा, हमारी किडनी को नुकसान पहुंचता रहेगा। मान लो कि आपको अचार पापड़ बहुत पसंद है जिसमें नमक ज्यादा होता है, आपको बीपी के मरीज हो, आप नमक ज्यादा लोगे तो क्या होगा, बीपी बढ़ा रहेगा, और बीपी बढ़ा रहेगा तो किसको नुकसान होगा, किडनी को। आप डायबिटीज के पेशेंट हो और शुगर ज्यादा लेते हो, मीठा बहुत पसंद करते हो, चाय मीठी पीते हो, और मिठास ज्यादा लेने की वजह से, शुगर लेवल हाई रहने की वजह से क्या नुकसान होगा, फिर से किडनी को नुकसान होगा।
और हम वो नहीं चाहते, क्योंकि एक बार किडनी खराब होनी शुरू होती है तो उसे रोक पाना मुश्किल होता है। तो किडनी को सही रखना बहुत ज्यादा जरूरी है और उसके लिए हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। डाइट के अंदर मेहनत करनी पड़ती है। कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमें बहुत पसंद होती हैं, हमें उसे छोड़ना पड़ता है। आपको नॉनवेज पसंद है, आपको चिकन पसंद है, आपको फिश पसंद है, मगर आपकी किडनी को नहीं पसंद, तो किसकी सुनूं? आपकी सुनूं या आपकी किडनी की सुनूं? तो हमें किडनी की सुननी पड़ती है। किडनी को रिवाइव करने के लिए, किडनी को सही रखने के लिए हमें खाने पीने में बदलाव करना पड़ता है। किटनिन प्रोटीन है, समझाया था ना अभी। तो प्रोटीन अगर जितना ज्यादा मात्रा में लोगे, बॉडी की रिक्वायरमेंट से ज्यादा लोगे, तो क्या होगा? वो किटनिन में कन्वर्ट हो जाएगा और हमें वो नीड्स नहीं चाहिए। इसीलिए जितने भी किडनी फेलियर के मरीज हैं उनको यही कहा जाता है कि नॉनवेज छोड़ दो, वेजिटेरियन बन जाओ। और वेजिटेरियन बनने में कोई कमी थोड़ा है, डाइट में सब कुछ मिलता है। आप वेजिटेरियन कुछ भी खाओ, आप सब्जियां खाओ, रोटी खाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बट वेजिटेरियन रहो। क्योंकि नॉनवेज खा रहे हो, किसी और के शरीर को खा रहे हो, किसी और शरीर की जो गंदगी है अपने शरीर के अंदर लेके जा रहे हो, और ये गंदगी आपकी किडनी को ही निकालनी है, जो कि काम नहीं कर रही है। अगर ये काम नहीं कर रही, ये गंदगी शरीर में इकट्ठी होगी, तो डॉक्टर के लिए कितनी बड़ी परेशानी हो जाएगी, और आपके लिए तो उससे भी ज्यादा परेशानी हो जाएगी। क्योंकि लेवल बढ़ेगा, डॉक्टर कहेगा कि आप जाओ डायलिसिस करवाओ, ट्रांसप्लांट करवाओ। पेशेंट को लगता है कि डायलिसिस सॉल्यूशन है। आपने कभी डायलिसिस के मरीज को देखा है? शुरू शुरू में बहुत खुशी खुशी हो जाता है कि ठीक है मेरा डायलिसिस हो रहा है, मगर कुछ टाइम के बाद वीकनेस, कमजोरी, उस पर कितना असर पड़ता है, उसके ब्रेन पे कितना असर पड़ता है। कमजोर होता चला जाएगा, गुमसुम होकर बैठना शुरू कर देता है, बात करना बंद कर देता है, और धीरे धीरे पूरा शरीर खत्म हो जाता है। तो डायलिसिस रास्ता नहीं है, ये हम सब जानते हैं, और इसी वजह से डायलिसिस से बचते हैं, क्योंकि हमने अपने आसपास इतने लोगों को जाते हुए देखा होता है कि हमें पता है कि ये रास्ता हमारे लिए सही नहीं है। तो हमें सबसे जरूरी हो जाता है अपनी किडनी पे काम करना, क्योंकि किडनी का काम किडनी ही कर सकती है, दूसरा अंग नहीं कर सकता। और डायलिसिस को रोकने के लिए इस किडनी पे काम करना जरूरी है। मान लो कि किडनी 4 है, 4 का किडनी मतलब किडनी 60% चली जाती है, 60% काम नहीं कर रही, सिर्फ 40% किडनी आपके यहाँ काम कर रही है। इस 40% को बचाए रखना कितना जरूरी हो जाता है। तो क्रिएटिनिन डाउन करने से पहले सबसे पहला काम है इस 40% को बचाए रखना, कि वो खराब ना हो। क्योंकि जब एक मरीज को पता लगता है कि मेरी किडनी खराब हो रही, तो लेवल 2 या 3 का होता है, मगर दवाई खाते खाते वो लेवल बढ़ते चले जाते हैं। और यही सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात है कि हम उसको कंट्रोल करने की भी कोशिश नहीं करते। तो सबसे पहला काम, जिस बीमारी ने किडनी फेलियर को पैदा किया है उसको शरीर से बाहर निकालो, कि कम से कम मेरा जो 40% किडनी काम कर रही है तो वो काम तो करती रहे, और एक बार 40% बच जाता है तो मैं इससे ज्यादा काम ले सकता हूं, क्योंकि मैं किडनी की फंक्शनिंग को बढ़ा सकता हूं। और इसको करने के लिए आसान है, थोड़ा सा बदलाव, थोड़ा सा ध्यान, बीमारी को समझना, क्रिएटिनिन को समझना, और ये सारी चीजें आराम से हो जाती हैं। पहले के जमाने में क्या होता था कि पेशेंट को बीमारी के बारे में पता हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता था, मगर आज के जमाने के अंदर डॉक्टर के साथ साथ पेशेंट को भी पता होना चाहिए कि उसके शरीर में क्या हो रहा है, क्योंकि पेशेंट का साथ डॉक्टर के लिए बहुत जरूरी है। मैंने किसी पेशेंट को बोला कि आपने फिश नहीं खानी, वो नाराज हो जाता है, वो कहते हैं मैं फिश ना खाऊं, मैं तो बंगाली हूं, मैं फिश नहीं खाऊंगा तो मैं जीऊंगा कैसे। वो किडनी खराब, उसे जब पता लग जाता है कि किडनी खराब होगी मेरा किडनी लेवल बढ़ेगा, तब जाके वो रुकता है। तो हमें कुछ चीजों को सेक्रीफाइस करना पड़ता है कुछ पाने के लिए, और वो सेक्रीफाइस अक्सर हमारा खाना ही होता है। अच्छा खाना मिलता है, मगर अच्छा खाना हमें बंद करना पड़ता है। अब अगर आप किडनी फेलियर के पेशेंट हो, किडनी की मात्रा बढ़ रही है, तो सबसे पहला काम क्या करोगे? सबसे पहला काम उस बीमारी की पहचान करके उसका रोकथाम करोगे। बीपी है, शुगर है, उसे कंट्रोल में लेकर आओगे। कम से कम उसकी वजह से आपका जो किडनी के अंदर हिस्सा बचा हुआ है उसे किसी टाइप का नुकसान नहीं होना चाहिए। दूसरा काम क्या करोगे? अपने खाने पीने में बदलाव करोगे। खाने पीने की वजह से आपके शरीर में जो गंदगी जा रही है उसे कंट्रोल करना है। प्रोटीन छोड़ना है, नॉनवेज छोड़ना है, क्योंकि क्रिएटिनिन इसी से बनता है। अब एक किडनी फेलियर की लाइफ के अंदर एक सिर्फ क्रिएटिनिन इकलौता ऐसा नहीं होता जो उसको परेशान कर रहा होता है, यूरिया भी होता है। अब पेशेंट को यही नहीं पता कि यूरिया बन कहां रहा है, क्यों बन रहा है, किस वजह से बन रहा है। अगर पेशेंट ये समझ जाता है कि यूरिया कहां बन रहा है, किस वजह से बन रहा है, तो उसे रोकथाम कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? खुद से पूछो। अगर मैं आज आपको इस वीडियो में बता दूं कि यूरिया कहां बनता है, तो आपके लिए कितना आसान हो जाएगा। कितनों को पता है? मैं शर्त से कह सकता हूं कि सिर्फ 10% लोगों को ये पता होगा कि यूरिया हमारे लीवर में बनता है। क्यों बनता है? नेचुरल प्रोसेस है, सबकी बॉडी में बनता है, बट आपकी बॉडी में बन रहा है, निकल नहीं पा रहा है, इसलिए इकट्ठा हो रहा है।
तो यूरिया हमारे लीवर में बनते हैं क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो खाना सीधा हमारे बॉडी में ऐसे नहीं पच जाता, उसे छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करना पड़ता है, उसे पाचन करना पड़ता है और लीवर उस पाचन प्रक्रिया का हिस्सा होता है। वो जब खाने को छोटे छोटे हिस्सों में बांटता है तब बीच में थोड़ा थोड़ा यूरिया निकलता है और ये यूरिया हमारे यूरिन के रास्ते पहले बाहर चला जाया करता था, किडनी के रास्ते बाहर चला जाया करता था, मगर जब से किडनी खराब हुई है तब से ये यूरिया पूरी तरह से बाहर नहीं जा पाता। इसी वजह से आपकी KFT रिपोर्ट में आपको नजर आना शुरू होता है। अब इस यूरिया को अगर मुझे निकालना है, कम करना है, तो मैं कैसे करूं? तो मैं खाना पीना बंद कर दूं क्या? बिल्कुल नहीं। मगर खाने पीने में अगर मैं तली हुई चीजें निकाल लेता हूं, ऑयली चीजें निकाल लेता हूं, मैं तला भुना छोड़ देता हूं, तो क्या मेरे लीवर को कम काम करना पड़ेगा? क्योंकि मुझे पता है कि तेल को पचाने में, घी को पचाने में लीवर को ज्यादा काम करना पड़ता है और जितना ज्यादा वो काम करेगा उतना ज्यादा वो यूरिया बनाएगा। तो मैं एक काम करता हूं, मैं आज से कम घी तेल वाला खाना खाऊंगा क्योंकि कुकिंग के अंदर थोड़ा बहुत तो तेल इस्तेमाल होगा बट कम मात्रा में होगा। मैं ऑलिव ऑयल यूज कर लूंगा, मैं सनफ्लावर यूज कर लूंगा, बट मैं कोई भी चीज फ्राइड नहीं खाऊंगा, मैं पूड़ियां नहीं खाऊंगा, मैं कचौड़ियां नहीं खाऊंगा। फायदा क्या होगा? लीवर कम यूरिया बनाएगा। क्या वो रिपोर्ट में कम नजर आएगा? बिल्कुल आएगा, क्योंकि वो बन कम रहा है, किडनी निकाल रही है, शरीर में कम बन रहा है, तो हमारे ब्लड के अंदर भी कम होना शुरू हो जाएगा। तो एक किडनी फेलियर पेशेंट को अब दो काम करने हैं खाने पीने के अंदर, प्रोटीन कम करना है और खासकर नॉन वेज। दूसरी चीज तला भुना छोड़ देना है क्योंकि उससे लीवर को ज्यादा काम करना पड़ेगा और ज्यादा मात्रा में यूरिया बनेगा। ये तो हो गई किडनी और यूरिया के बारे में बात। एक और चीज होती है जो बहुत खतरनाक होती है शरीर के अंदर, वो है पोटेशियम। बहुत कम लोग जानते हैं कि पोटेशियम अगर आपका 7 से ऊपर चला जाता है तो पेशेंट को इमरजेंसी बेसिस पे डायलिसिस करवाना पड़ता है। अगर वो नहीं करवाएगा तो एक्सपायर हो जाएगा, उसको हार्ट अटैक आ जाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी। और पोटेशियम शरीर में नहीं बनता। क्रिएटिनिन यूरिया शरीर में बनता है बट पोटेशियम नहीं बनता। पोटेशियम सिर्फ एक जगह से हमारे शरीर में आता है और वो है हमारा खाना। कोई भी चीज हम खाते हैं उसके अंदर पोटेशियम है, कोई चीज ऐसी नहीं जिसके अंदर पोटेशियम ना हो। हम रोटी खाएं, हम चावल खाएं, हम कोई एप्पल खाते हैं, हम कुछ भी खाते हैं, उसके अंदर कम या ज्यादा मात्रा में पोटेशियम होगा ही होगा। तो एक किडनी फेलियर को क्या चाहिए? एक किडनी फेलियर पेशेंट को चाहिए कि उन चीजों को सिलेक्ट करना जिसके अंदर पोटेशियम की मात्रा कम हो, नेचुरल तरीके से। और इसको आइडेंटिफाई करना बहुत आसान है। अगर हम वेजिटेरियन फूड पर आ गए हैं तो यहां पर हमारे पास खाने के लिए अगर आप देखो तो सब्जियां होती हैं और फल होते हैं मैक्सिमम, और या फिर रोटी या फिर आटे का बना हुआ कुछ, गेहूं का बना हुआ कुछ, या चावल का बना हुआ कुछ। तो एक किडनी फेलियर पेशेंट के लिए इन्हीं चीजों को और फिल्टर करते हुए उन चीजों को निकालना जिसके अंदर पोटेशियम की मात्रा ज्यादा है। और इसको याद रखना बहुत मुश्किल नहीं है। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी तो आप सब जानते हैं कि जो भी सब्जी जमीन के नीचे लगती है, मिट्टी के नीचे, मिट्टी के अंदर लगती है, उसके अंदर पोटेशियम की मात्रा कुदरती रूप से ज्यादा होती है। अब ऐसे 4-5 सब्जियां होती हैं जो हाई पोटेशियम होती हैं और हम खाते हैं। आलू, शकरकंदी, अरबी, जिमगन, कचालू। अब इनमें से 4 सब्जी तो ऐसी हैं जो आप कहोगे कि हम तो खाते ही नहीं, है ना, मगर आलू तो खाते हो। तो अगर हम सब्जियों के अंदर से एक आलू निकाल दें तो सारी सब्जी लो पोटेशियम हो गई। तो पहला काम, जमीन से नीचे लगने वाली सारी सब्जियां छोड़ दो। बाकी सारी की सारी सब्जियां आप खा सकते हो, चाहे वो बेल पे लग रही है, चाहे वो पौधे पे लग रही है, चाहे वो पत्ता गोभी है, चाहे वो फूल गोभी है, चाहे वो शिमला मिर्च है, चाहे वो बैगन है, चाहे वो मटर है, चाहे वो फलियां हैं। सारी सब्जियां आपने खानी है क्योंकि शरीर को अगर कुछ नहीं दोगे तो शरीर अलग तरीके से परेशान होगा और बीमार हो जाएगा। तो खाने में सब्जियां सारी अलाउड हैं सिवाय आलू के और जो जमीन के नीचे लग रही, शकरकंदी, अरबी, जिमीकंद, कचालू। बाकी सारी सब्जियां आप खा सकते हो। थोड़ा सा ध्यान और रखना होता है, वो है पत्तेदार सब्जियां। अगर पत्तेदार सब्जी खा रहे हो, पालक, बथुआ, मेथी, सरसों, धनिया, पुदीना खा रहे हो, इनकी बस साग और चटनी छोड़ दो। कोई सब्जी बना रहे हो, 2-4 पत्ते अगर धनिया के डालोगे कुछ नहीं होगा। एक आधा रोटी आपने धनिया की खा ली है, पुदीने की बना के खा ली, कुछ नहीं होगा। बट इनकी साग और चटनी को आपने अवॉइड करना है, अवॉइड, बंद नहीं करना है। आप कम खाओ, अच्छा है, बट पेट भर के रोज की रोज सरसों का साग आ रहा है, मैं सरसों का साग रोज खाऊंगा क्योंकि सर्दियां हो रही हैं, मुझे बहुत पसंद है मक्की की रोटी, सरसों का साग, ये काम नहीं करना। किसी सब्जी के साथ मिक्स करके खा लो, गाजर के साथ मिक्स कर लिया, गोभी के साथ मिक्स कर लिया, कुछ दिक्कत नहीं है। बट इनकी साग और चटनी से आपने दूर रहना है, बस इतना ही आपने करना होता है सब्जियों के अंदर। फलों में क्या करना है? फलों के लिए और भी आसान हो जाता है कि फल में से अपना
फलों के अंदर और आसान हो जाता है। फलों के अंदर आपने कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ आपको कुछ फल जो मैं आपको बताने वाला हूं उसकी लिस्ट बना लो, कॉपी पे लिख लो, उनको छोड़ देना। केला, कीवी, एवोकाडो, जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं और खजूर, ये 4-5 चीजें अगर आप अपने फ्रूट्स में से निकाल देते हो, बाकी सारे के सारे फ्रूट्स आप जितने चाहो उतने खा सकते हो। ऐसा नहीं है। आपको फ्रूट्स के साथ ध्यान क्या रखना है कि आप फ्रूट दिन में कितना खाते हो नॉर्मली। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं दिन में 1 एप्पल खा लेता हूं या कोई साथ में कोई और फ्रूट खा लेता हूं, बट इससे ज्यादा क्रॉस नहीं करता, है ना। बट आपने बस ये देखना है कि नॉर्मली हम 1 फ्रूट डेली खा लेते हैं, तो 1 कप 1 एप्पल, 1 अमरूद, 1 कप पपीता, 1 कप अपना खरबूजा, 1 कप अपना आप ले सकते हो कि श्रद्धा। तो फलों की मात्रा को एक रिस्ट्रिक्ट कर दो कि 1 कप। जूस नहीं पीना, याद रखना, जूस पियोगे पोटेशियम बढ़ेगा, हार्ट अटैक आने की संभावना बढ़ जाएगी, मगर खा सकते हो, पीना नहीं है। और मात्रा 1 कप, 1 कटोरी, कुछ भी ले लो, मिक्स करके ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने अपने पोटेशियम को अपने खाने पीने से आराम तरीके से आसानी से कंट्रोल कर लिया। अब बहुत सारे मरीज आते हैं, कहते हैं कि डॉक्टर साहब अगर मैं ये नहीं खाऊंगा तो मेरा शरीर चलेगा कैसे। अरे रोटी आपने पूरी खानी है, स्टफ रोटी खाओ, उसमें रोटी के अंदर स्टफ कर लो, अपना गोभी स्टफ कर लो, प्याज स्टफ कर लो, है ना। तो कोई भी सब्जी हम चाहें तो हम उसको स्टफ करके खा सकते हैं, बस उसे तलना नहीं होता, क्योंकि रोटी और पराठे में से तलने का फर्क होता है। आप सूखा सूखा स्टफ रोटी बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। चावल आप अगर आप डायबिटिक नहीं हो चावल खाओ, कोई दिक्कत नहीं है, जितना चाहो उतना खाओ, ब्रेड खाओ, बिस्किट्स खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने ध्यान क्या रखना होता है अपने शरीर का, अपनी किडनी का, क्योंकि अगर हमारे शरीर में गंदगी ज्यादा जाएगी तो वो ज्यादा किडनी को काम करना पड़ेगा, और हम उसे अननेसेसरी लोड क्यों डालें। जब हम अपने थोड़े से बदलाव करने से, अपने खाने पीने में थोड़ा सा बदलाव करने से अपनी कंडीशन को सुधार सकते हैं, तो क्या जरूरत है। मगर हमें कोई डॉक्टर बताता ही नहीं है। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हमें पर्चा बना के दे देता कि ठीक है जाओ जो मर्जी खाना है खाओ, पानी की मात्रा कम कर देना, बस इतना ही बताता है ना। अरे किडनी सिर्फ पानी को शरीर से बाहर नहीं निकालती कि पानी की मात्रा कम कर दोगे तो काम बन जाएगा। पानी अगर आप कम करते हो किडनी और तेजी से खराब होती है, किडनी और तेजी से बढ़ना शुरू होता है, पता है आपको। अगर आपने पानी कम पिया, पेशाब कम बना, पेशाब कम बना, किडनी कम शरीर से कम बाहर गया, इसे समझना कितना मुश्किल है। पानी की मात्रा ना कम होनी चाहिए ना ज्यादा होनी चाहिए। अब पेशेंट पूछता है कि डॉक्टर साहब अगर पानी आपने बोला है कि पीना है तो कितना पीना है मुझे बता दो, मैं 1.5 लीटर पी लूंगा। पानी की मात्रा शरीर की बदलती रहती है। सर्दी में मैं पानी कम पीता हूं, आज बारिश हो रही है मैं पानी कम पीऊंगा, गर्मी होगी धूप निकली हुई है टेम्परेचर में 40 डिग्री पहुंचा हुआ है तो पानी खूब सारा पीऊंगा, क्योंकि मुझे पसीना आ रहा है, मेरे शरीर में से बाहर जा रहा है, मेरा यूरिन कम हो जाएगा, मेरे को पसीने ज्यादा आएंगे। तो पानी की मात्रा मौसम के हिसाब से, कहाँ आप रहते हो वहां का मौसम क्या है उसके हिसाब से हर किसी की अलग अलग होती है, एक नहीं होती। तो किसी मरीज से मत पूछ बैठना कि तू कितना पानी पीता है, तू जितना आप पीते हो उतना मैं पी लूंगा, ऐसा नहीं होता। पानी की मात्रा को आपको समझने के लिए हमें हमारे शरीर में सेंसर लगे हुए हैं। मुझे प्यास लग रही है, आपको प्यास लग रही है, कैसे महसूस होता है। गले से, गला सूख रहा है, होंठ सूख रहे हैं, बोलने में दिक्कत हो रही है, यानी शरीर में पानी की कमी है। अगर इसे पानी को पूरा नहीं करोगे पेशाब कम हो जाएगा, पेशाब कम हो जाएगा तो किडनी कैसे बाहर जाएगा, क्योंकि बिना यूरिन बने किडनी शरीर से बाहर नहीं जा सकता। और जितना कम पानी शरीर में होगा किडनी को उसी कम पानी के अंदर सारी गंदगी को निकालना है, तो उसका काम बढ़ गया, कम हो गया। घर की सफाई करते हो, कम पानी में कितना मुश्किल हो जाता है। भाई आपने पूरा फ्लोर साफ करना है, मैं कहूंगा 1 मग पानी लो इसे साफ कर लो, हो पाएगा नहीं हो पाएगा ना, गंदा ज्यादा है। बट अगर मैं कहूंगा लो 1 बाल्टी पानी की ले लो इसे सफाई कर लो, हो जाएगी सफाई। इसी तरह से अपने शरीर की सफाई करनी है, शरीर की गंदगी बाहर निकालनी है किडनी के रास्ते, तो उसे सही मात्रा में पानी देना जरूरी है। अगर पानी की मात्रा बढ़ाते हो तो अलग टाइप की दिक्कत आती है। अब आप परेशान हो गए ना थोड़े से, डॉक्टर साहब भाई कम पानी पीने से मना कर रहे थे, अब ज्यादा पानी पीने से मना कर रहे हैं। पानी की मात्रा ज्यादा बढ़ा रहे हो, किडनी को ही निकालना है, किडनी धीरे धीरे काम कर रही है। ये कुछ ऐसा है जैसे आपके घर की जो अपना छज्जा आप साफ कर रहे हो उसकी जो नाली है वो थोड़ी सी चौक है, पानी निकलता है धीरे धीरे निकलता है, एक साथ नहीं निकलता। अगर आप पानी ज्यादा डालोगे तो क्या होगा, पानी इकट्ठा हो जाएगा ना। इसी तरह से शरीर के अंदर अगर पानी की मात्रा ज्यादा कर दोगे तो पानी इकट्ठा हो जाएगा। कहां इकट्ठा होगा, पैरों में। अगर पैरों में सूजन आ रही है मतलब शरीर के अंदर पानी की मात्रा ज्यादा है, तो पानी की मात्रा को शरीर के अनुसार लो। होठ सूखने, पानी धीरे धीरे करके पियो ना। आपने एक टाइम में 100 ml पानी लिया, पिया, ठीक लगा, ठीक है मेरी प्यास बुझ गई, ठीक है, प्यास लग रही, फिर दोबारा से 100 ml पी लिया, तो ये जो 100 ml करके पानी पियोगे कभी भी आपके शरीर में ज्यादा नहीं होगा।
बट अगर आप एक टाइम में आधा लीटर 1 लीटर पानी एक साथ पी जाओगे, बॉटल मुंह पे लगाई और पी गए, तो पानी इकट्ठा हो जाएगा। तो हमने सबसे पहले अपने होठों को, अपने गले को जज करना है, क्या मुझे प्यास लगी है, और मुझे अगर प्यास लगी है तो मैं एक टाइम में 100 ml पानी पीऊंगा, इससे ऊपर नहीं जाऊंगा। इतना आप कर लेते हो तो आपकी किडनी पर कभी लोड नहीं आएगा। बट अगर आपने पानी ज्यादा पिया तो दिक्कत, पानी कम पिया तो अलग टाइप की दिक्कत। तो पानी का ध्यान रखना कोई डॉक्टर आपको सिखाता है, कोई बताता है आपको कि ये आपको किस तरह से जज करना है? 1.5 लीटर पानी सबको, जो पेशेंट आ रहा है 1.5 लीटर 1.5 लीटर, अरे मुझे पसीने ज्यादा आते हैं और 1.5 लीटर पानी पीने में मेरे क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ता जा रहा है। तो हमने अपने शरीर की कंडीशन देखनी होती, क्योंकि हर शरीर दूसरे शरीर से अलग है। मुझे पैरासीटामोल से एलर्जी नहीं होती, दूसरे पेशेंट को, दूसरे मरीज को पैरासीटामोल से एलर्जी हो जाती है, बुखार की दवाई से एलर्जी हो जाती है। तो हमने अपने शरीर को समझना है, हमने किसी दूसरे को नहीं देखना, हमने अपने आप को देखना है कि मेरे शरीर की जरूरत क्या है। और ये अगर जरूरत आप पानी की अपनी शरीर की समझ लेते हो तो आपकी दिक्कत खत्म हो गई पानी की। मैं रेगिस्तान में रहता हूं, मैं राजस्थान में रहता हूं, मेरे को वहां पे गर्मी ज्यादा पड़ती है, मुझे पानी की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, ऑब्वियस है। मैं शिमला रहता हूं, मौसम ठंडा है, मेरा काम कम पानी में भी चल जाता है। तो जगह के हिसाब से भी पानी की मात्रा बदलती है, मगर हर डॉक्टर आपको एक ही मात्रा कहता है कि 1 लीटर 1.5 लीटर पानी पीना, आपने से ज्यादा क्रॉस मत करना वरना किडनी खराब हो जाएगी। तो अपनी समझो, सूजन पे पानी कम, सूजन नहीं है तो पानी की मात्रा आप अपनी मर्जी से ले सकते हो, बट एक टाइम में 100 ml लोगे, 5-10 मिनट बाद फिर 100 ml ले लो, इस तरह से आप 100 ml करके पानी पीते रहोगे। क्योंकि जो 100 ml आपने अभी पिया वो प्रोसेस होकर पेशाब में कन्वर्ट होकर आपकी पेशाब की थैली में पहुंच जाएगा 5-10 मिनट में। तो उसे एसिमिलेट होने का, उसे शरीर में एब्जॉर्ब होने तक का टाइम देना होता है, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना होता। अभी छोटी सी जानकारी कितने काम की है? अगर इस छोटी सी जानकारी पे अगर आप फॉलो करते हो, देखते हो कि आपका शरीर बिल्कुल ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर एक किडनी फेलियर का पेशेंट अपनी किडनी को समझ जाता है, यूरिया कहां बन रहा है उसको समझ जाता है, किडनी कैसे काम करती है उसे समझ जाता है, और खाने पीने का उसके शरीर पे क्या असर पड़ता है उसे समझ जाता है, तो खुद ब खुद काम कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। इसलिए हर किडनी फेलियर पेशेंट का डॉक्टर की तरह एजुकेट होना अपनी बीमारी को लेकर जरूरी है। एक डॉक्टर होता है कि उसे सारी बीमारी के बारे में पता होता है, मगर अगर आप मरीज हो किडनी फेलियर तो कम से कम एक बीमारी को पूरा का पूरा समझ डालो, क्योंकि अगर आप इसे अच्छी तरीके से समझ जाओगे तो सारे के सारा कंट्रोल आपके हाथ में आ जाएगा। मेरा काम सिर्फ मेडिसिन देना होता है, मैं सिर्फ किडनी की फंक्शनिंग बढ़ा सकता हूं, बट मेरे को आप सभी का सहयोग चाहिए होता है। अगर आप और हम मिलकर काम करते हैं तो हम किसी भी किडनी फेलियर पेशेंट की किडनी को बहुत आराम से डाउन कर पाते हैं। एग्जाम्पल दिखाऊं, अब इन पेशेंट से आप मिलना, इन्होंने किस तरह से 15-20 दिन के अंदर मैंने किडनी को डाउन किया, और छोटा मोटा डाउन नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धमन और आज हम बात करने वाले हैं एक पेशेंट के बारे में जिनका क्रिएटिनिन लेवल सिर्फ 15 दिन के अंदर 9 से 1 के आसपास आया है। तो चलते हैं एक बार अख्तर जी से, पहले उनकी हम सुनते हैं कि उनकी लाइफ में किस तरह से साइंस इंजीनियरिंग परिवर्तन लेकर आया, फिर मैं आपको समझाऊंगा ये केस क्या था। तो अख्तर जी, किडनी आपकी खराब हो रही है, आपको कब पता लगा था? 15 दिन पहले। 15 दिन पहले जी। 15 दिन पहले आपके क्रिएटिनिन के लेवल क्या थे? 9.1 जी सर। और दिक्कत क्या महसूस कर रहे थे उस टाइम में? उल्टी आना, चक्कर आना, टेम्परेचर बढ़ना, बीपी, बुखार भी था उस टाइम में जी सर। आपको। और कहीं और दिखाया था आपने यहाँ आने से पहले? जी, प्राइवेट हॉस्पिटल। अच्छा, जहाँ डायलिसिस के लिए बोला गया था। डायलिसिस के लिए बोल दिया था जी आपको। सर। तो आपने सिर्फ 15 दिन का ट्रीटमेंट लिया है, अब आपका लेवल क्या है? अब सर मेरा लेवल है 1.67। 1.67। अब बॉडी में कोई दिक्कत महसूस कर रहे हो? नहीं सर, बिल्कुल बेहतर और बेहतरीन। अब काम पे जा पा रहे हो, नहीं जा पा रहे? जी, अब तो जा रहा हूँ। कब से जा रहे हो काम पे? 4-5 रोज हो गए। 4-5 दिन हो गए, काम भी शुरू कर दिए दोबारा जी से। सर। ये तो बहुत अच्छी बात है। अख्तर जी का जो क्रिएटिनिन लेवल है 9 से 1 जो 15 दिन के अंदर आया, उसके लिए हमें बहुत जगह पे काम करना पड़ा एक साथ। पहले तो ये समझना पड़ा कि किडनी खराब क्यों हो रही है। नॉर्मली जो किडनी होती है 80-90% लोगों के अंदर खराब होती है हाई बीपी और शुगर की वजह से। अख्तर जी को ना बीपी ना शुगर।
इनकी एक खास हिस्ट्री हमें देखने को मिली कि इन्होंने 1.5 साल तक पेन किलर खाया। पेन किलर खाने से क्या होता है कि किडनी पर उसका इम्पैक्ट आता है, किडनी एकदम इनका काम करना बंद कर दिया। इस कंडीशन को हम कहते हैं AKI, एक्यूट किडनी इंजरी, यानी किडनी का एकदम सडनली काम करना बंद कर देना। इसको आसान शब्दों में आपने समझना है तो समझो कि किडनी एकदम शॉक में चली गई थी। ठीक है, अंदर कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई सूजन नहीं, कुछ नहीं है, बट जो हम एलोपैथिक मेडिसिन खाते हैं, एंटीबायोटिक्स खाते हैं, पेन किलर खाते हैं, उसकी वजह से किडनी ने एकदम सडनली काम करना बंद कर दिया। अब जब वो काम करना बंद कर देगी तो खून को साफ करने की जो इनकी किडनी की क्षमता है वो एकदम बंद हो गई। अब शरीर के अंदर किटनिन बढ़ रहा था, यूरिया बढ़ रहा था, जिसकी वजह से इनको दिक्कत महसूस हो रही थी। चाहे वो मांसपेशियों में एटन थी, वॉमिटिंग थी, पैरों में सूजन थी, वो सब आना शुरू हुआ क्योंकि अब किडनी ने पेशाब बनाना ही बंद कर दिया था। तो अब ऐसे केसेस के अंदर नॉर्मली कोई देखेगा तो पहले ही बोलेगा कि डायलिसिस स्टार्ट करो, मगर इन्होंने थोड़ा साइंस इंजीनियरिंग में फेथ दिखाते हुए जो ट्रीटमेंट शुरू किया, और क्योंकि एक ही आई था, अंदर किडनी के अंदर डैमेज नहीं था, तो मेडिसिन ने बहुत तेजी से अच्छा काम करते हुए लेवल 9 से सीधा 1, वो भी सिर्फ 15 दिन के अंदर। ये सब पेशेंट्स में नहीं हो सकता, ये सिर्फ उन्हीं पेशेंट्स में देखने को मिलता है जिनकी किडनी एक्यूट किडनी इंजरी से सफ़र कर रही हो। बाकी जो हमारे साइंस इंजीनियर की बाकी जो हमारे पेशेंट हैं जो किडनी के और मरीज हैं, उन्हें आप क्या कहना चाहोगे? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि हमारे साइंस संजीवनी से ही इलाज कराया जाए, बहुत बेहतर और बहुत अच्छा इलाज है, और मैं बहुत खुश हूँ, संतुष्ट भी हूँ। ये किडनी इसलिए डाउन हो पाया क्योंकि पेशेंट ने डॉक्टर का साथ दिया, उसने अपने खाने पीने का ध्यान रखा, जो उसे खाने पीना बताया गया उसे फॉलो किया गया, जो उसे डाइट चार्ट दिया गया उसने फॉलो किया, जितना पानी बताया गया उसने पानी को पिया। उसकी किडनी को जब हमने इसको मेडिसिन दी तो उसकी किडनी की फंक्शनिंग सुधरी और किडनी डाउन हुआ। कितना मुश्किल काम है इसको करना, और शरीर में कोई कमजोरी नहीं। पेशेंट ने दालें भी खाई हैं, रोटी भी खाई है, चावल भी खाई है, सारी सब्जियां खाई हैं, फिर भी कुछ दिक्कत नहीं होती। और खास बात बताऊं, ना आपको बीपी की मेडिसिन छोड़ने की जरूरत है, ना आपको अपनी शुगर की मेडिसिन छोड़ने की जरूरत है। वो आपकी मेडिसिन आपके लिए काम की है, आपने बस अपनी किडनी की फंक्शनिंग पे काम करना है, किडनी की फंक्शनिंग की मेडिसिन को ऐड करना होता है, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं करना, और रिजल्ट आपके सामने होते हैं। तो इस वीडियो से क्या सीखे आज आप किडनी फेलियर के बारे में? किटनिन कहां बनता है, यूरिया कहां बनता है, मेडिसिन कौन सी खा रही हो, उसे जाके जज करो, अभी करो, इस वीडियो के एंड पर जाके खुद ब खुद सर्च करो और आपको असलियत सामने पता लग जाएगी। और कैसे मदद करनी है, कैसे हमने किटनिन को डाउन करना है, मैं आपको बताता रहूंगा। जरूरी है जो बताया है उसे अमल में लेकर आना, उसे फॉलो करना। अगर सुनकर उसे इग्नोर कर दोगे तो दिक्कत में तो आओगे ही आओगे, क्योंकि आप ऑलरेडी दिक्कत में हो और आपकी दिक्कत डे बाय डे, मंथ बाय मंथ, जब भी हम टेस्ट करवाते हैं वो बढ़ती चली जाती है। तो आज जो मैंने कहा है, जो बताया है, आपने उसे फॉलो करना है। जो आप मेडिसिन ले रहे हो उसमें खुद ब खुद जज करो, उसे इवेल्युएट करो। जो पूरा अपना ट्रीटमेंट आज तक चला है उसे बिल्कुल जीरो से लेकर अब तक आगे लेकर आओ। सोचो कि क्या गलती मैंने की अभी तक, कहाँ कमी रह गई मेरे ट्रीटमेंट के अंदर, और जिस दिन आप ये सीख जाओगे, समझ जाओगे, आपका किडनी फेलियर की दिक्कत काफी हद तक सॉल्व हो जाती है। अब इसी के साथ आपसे चलने की आगे चाहूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।